तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, यूपी लेखपाल और अन्य सभी परीक्षाएं जिसमें हिंदी आपको देखने को मिलती है। तो हिंदी का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि पूरे में से पूरे नंबर हमको लेकर के आने हैं। जहां पर हम एसएससी जीडी की बात करते हैं तो 25 नंबर की हिंदी आती है, तो हमें 25 में से 25 नंबर विदिन 10 मिनट के अंदर हम कैसे ले सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिस सेट पूरा कराएंगे। उसके बाद अगर हम यूपीएसआई की बात करते हैं तो लगभग 100 नंबर की हिंदी आपको यूपीएसआई में देखने को मिलती है। तो यूपीएसआई की भी हिंदी को हमें 15 मिनट में कवर करना है। अगर एमपीएसआई की बात करते हैं तो 70 नंबर की हिंदी आपको एमपीएसआई में देखने को मिलने वाली है। तो जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है उसमें हम पूरे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको हम आपको बताने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको वर्णमाला, संधि और समास ये तीनों के कम से कम 5 से 6 प्रश्न हर एक टॉपिक के देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही साथ में जो आपका एक प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आएंगे जो आपका पैराग्राफ वाला होगा। तो पैराग्राफ का जो प्रश्न होंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंत में ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस पैराग्राफ को भी हम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम एसएससी जीडी में आया हुआ है, तो वो पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। एक तरह से पूरा आपका तैयारी हो जाएगी। हिंदी की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर इसमें से क्या हो सकता है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि विसर्ग संधि है हरिश्चंद्र में। तो सर विसर्ग संधि कैसे है इसको आप जरा सॉल्व करके बता दीजिए। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि विसर्ग संधि कैसे है। देखिए, तो अगर हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो हरि प्लस चंद्र आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हरि के अंत में विसर्ग यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हरिश्चंद्र आपने ये तो सॉल्व कर लिया। आप एक प्रश्न और यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो 5 प्रकार की स्वर संधि आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए। दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि है। 5 प्रकार की स्वर संधि आपको देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल इस प्रश्न में विसर्ग संधि है और कैसे है वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। महा प्लस उदय, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा महा प्लस उदय का संधि विच्छेद करने के बाद में। चलिए देखते हैं। महोदय, महोदय, महोदय या फिर माहीदय, बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि इसका सही आंसर महोदय होगा। सर महोदय किस तरह से इसका आंसर होगा तो आइए वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, तो जो आपका महा प्लस उदय, तो महा के लास्ट में बड़ा आ रहा है, ठीक है। हा में आ का डंडा लगा हुआ है, ठीक है। उदय में छोटा ऊ आ रहा है। तो इधर हा का जो आ है और ऊ का छोटा ऊ मिल करके ओ बन जाएगा, यानी आ प्लस ऊ मिल करके ओ बन जाएगा और आपका शब्द बन जाएगा महोदय, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपके समझ में आ रहा होगा, समझाने का तरीका आपके समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और कम समय में हिंदी को कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर लें और पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आए उसका आपका प्रैक्टिस यहाँ पर हम कराना शुरू कर चुके हैं। आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप लगातार सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और भी बेहतरीन टॉपिक्स यहाँ पर लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में गुण स्वर संधि आपको देखने को मिलेगी। सिंधुर्मी, भारतेंदु, नारीस्वर या फिर लोकेश्वरी। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि भारतेंदु शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें यहाँ पर गुण स्वर संधि है। सर किस तरह से गुण स्वर संधि है इसमें, तो चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ शब्द के बीच में आपको ए या ओ की मात्रा एक मात्रा दिखाई दे। कहीं भी कोई भी शब्द है अगर ए और ओ की एक मात्रा ऊपर लगी दिखाई दे रही है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर गुण स्वर संधि है। सर याद कैसे कर सकते हैं, तो एक ट्रिक अपने दिमाग में रखिए। गुड़े गुड़ो यानी कि अड़ा के ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रही है यानी कि गुण स्वर संधि है। अगर अड़ा के ऊपर ओ की भी एक मात्रा दिखाई दे रही है यानी कि गुण स्वर संधि है। यही मात्रा जब डबल हो जाए यानी कि जो मात्राओं में वृद्धि हो जाए तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। यानी कि अगर आपको कहीं पर ए की 2 मात्रा दिखाई दे रही है या फिर ओ की 2 मात्रा दिखाई दे रही है तो आप समझ लीजिए वहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है यड़ स्वर संधि, ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण है जगन्नाथ। सर किस तरह से व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आइए वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, जगन्नाथ को जब हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस नाथ होगा और जो ता है ना वो ता आधा रहेगा, ये आपको अपने दिमाग में रखना है।
देखिए, अब व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि जब दो व्यंजन आपस में संधि कर रहे हैं तो किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो अगर अपने वर्ग के आखिरी वर्ण से यहाँ पर संधि करता है तो जो पहला वर्ण है वो आखिरी में ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर जगन्नाथ में हम बात करें तो जो ता है वो अपने वर्ग का पहला अक्षर है। आपको पता है ये ता था, दा धा ना, ठीक है। तो ता है पहला अक्षर है और ना जो है वो पंचमाक्षर यानी अंतिम अक्षर है। तो ता और ना जब संधि करेंगे तो ता ना में बदल जाएगा और क्योंकि यहाँ पर आधा ता है इसलिए ना भी आधा हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो जगन्नाथ बन जाएगा। यानी कि आधा ना पूरे ना में मिल जाएगा और आंसर हमारा जगन्नाथ आ जाएगा। इस नियम को याद रखिएगा क्योंकि ऐसे कई बार यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि दिक प्लस अंबर बन जाता है, उसको हम दिगंबर बना देते हैं, ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिशन वर्दी हमारा टारगेट है तो वर्दी में आपकी एसएससी जीडी भी आती है, एमपी एसआई भी आती है, एमपी पुलिस, इसके बाद में आप यूपी एसआई की बात करते हैं, ये सब वर्दी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो कंधे पर सितारे हों, एक वर्दी लगी हो और क्या चाहिए, एक बैज ऐसा लगा हो, ठीक है ना, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे एमपी पुलिस का हो, किसी का भी हो, कंधे पर सितारे हो, सर पर एक कैप हो, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार लिखा हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी जीडी की वर्दी हो, तो कहने ही क्या है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो आपके सिंपल सब्जेक्ट हैं उनमें आपको कोशिश करना है कि 25 में से 25 या फिर 100 में से 100 या फिर 70 में से 70 नंबर लेकर के आए कम समय के अंदर, जिससे कि अन्य जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि जीके है आपका और मैथ है, इसके लिए आपको अतिरिक्त समय मिल सके। तो जीके को भी कैसे कम समय में हम पूरे 25 नंबर लेकर के आएंगे उसके बारे में भी हम प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, बेहतरीन जानकारी आपको देंगे, एक स्ट्रेटजी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से कम समय में इन दो सब्जेक्ट को हम कवर कर सकते हैं और रीजनिंग और मैथ के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल बने रहिए, अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। देखिए, निर्गुण का संधि विच्छेद बताइए। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। निर प्लस गुण, नी प्लस गुण, निह प्लस गुण या फिर निर प्लस गुण, क्या होगा आंसर, आइए देख लेते हैं। देखिए, सही आंसर सी यानी कि निह प्लस गुण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका रूल क्या है, तो विसर्ग जब भी किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से संयोग करता है तो वो रा में बदल जाता है। जैसे कि निर्गुण में आपको निह प्लस गुण यानी जो गा है ना वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो जब विसर्ग है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण से यहाँ पर संधि कर रहा है तो विसर्ग यहाँ पर रा में चेंज हो जाता है और वो रा जो है ना वो उसी वर्ण के ऊपर लग जाता है। इस तरह से ये हमारा निर्गुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ऐसे के ऐसे ही आपको देखने को मिल जाए, अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इनमें से ही प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 से 3 बार आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना है, एग्जाम टाइम तक हम लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद यानी अनु प्लस छेद मिलकर के कौन से शब्द का निर्माण करेंगे, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद, ऑप्शन बी है अनुच्छेद, ऑप्शन सी है अनुच्छेद या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनाहछेद। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका बी यानी कि अनुच्छेद बन जाएगा, यानी कि जो आधा छा है ना वो छा में लग जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, कई बार लोग गलत करके आ जाते हैं और अनुच्छेद करके आ जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो आधा छा है वो छा में जुड़ जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। एक और इसका एग्जांपल होता है परि प्लस छेद, ठीक है, तो वो आपका परिच्छेद बन जाता है। ये दोनों प्रश्न जो है ना अनुच्छेद और परिच्छेद वाले ये लगातार एसएससी जीडी और व्यापम के द्वारा पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हम ये प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भानुदय का सही संधि विच्छेद है। भानुदय को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, चलिए, तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर सी यानी कि भानु प्लस उदय, छोटी ई की मात्रा यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पर लगेगी। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटे ऊ की मात्रा लग रही है, तो देखिए, तो छोटा ऊ, देखिए भानु का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ मिलकर के ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी और आंसर हमारा भानुदय आ जाएगा। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, ये बात आप याद रखिएगा। कई बार लोग ऐसे ही प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं, छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन भानुदय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। यहां से आपके वर्णमाला के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं और वर्णमाला में अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इन प्रश्नों की भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। खा, धा, धा या फिर ता, कौन सा ऐसा शब्द है जो यहां पर अल्प प्राण है। आंसर देखते हैं। सही आंसर डी यानी कि जो ता है ना वो यहाँ पर अल्प प्राण है। सर इसका कोई रूल तो होगा, ऐसे तो अपने आप ता यहाँ पर अल्प प्राण नहीं हो गया। तो चलिए रूल आपको बता देते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो यहाँ पर अल्प प्राण होता है और बाकी के सभी महाप्राण होते हैं। तो जो ता वर्ग का पहला वर्ण है वो क्या है? ता है। तो पहला वर्ण मिल गया हमको। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तो ता जो है वो अल्प प्राण है, बाकी के ऊपर के जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब महाप्राण होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, महाप्राण की अगर हम बात करें तो महाप्राण में आपका जो ऊष्म संघर्षी ध्वनियां होती हैं, सा और हा होते हैं, ये भी आपके महाप्राण में ही आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और या, रा, ला, वा जो होते हैं वो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। इनमें से कौन सी ध्वनियां तालव्य श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? अब ये तालव्य क्या होता है, दंत क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, वो भी हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो देखिए, चा, छा, जा और झा, पा, फा, बा और भा, ता, था, दा और धा, टा, ठा, डा और ढा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आइए देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि चा, छा, जा और झा, ये आपका तालव्य श्रेणी में आ जाएंगी। सर ये तालव्य क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं सही इसके बारे में डिस्कस। देखिए, अब जो ता वर्ग होता है तो ता वर्ग दंत होता है। सर दंत का मतलब क्या है? अगर आप ता वर्ग के किसी भी वर्ण को बोलेंगे तो आपके जीभ जो है वो आपके दांत से टकराएगी। बोल करके देख लीजिए, ता, था, दा, धा, आपकी जीभ आपके दांत से टकरा रही है तो ता वर्ग जो है वो दंत होता है, यानी कि दांत की मदद से बोला जाता है। चा वर्ग की बात करते हैं तो चा, छा, जा और झा, अब ये जो आपकी जीभ है वो कहां टकरा रही है? तो आपके तालू से टकरा रही है। सर ये तालू क्या होता है? जब आप गर्म आलू खाएंगे तो आपका तालू जल जाएगा, यानी गर्म आलू खाने से जो तलवा ऊपर वाला होता है वो जल जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, जो चा वर्ग होता है वो तालव्य होता है। ठीक है, बोल करके देखिए, चा, छा, जा, झा, ये आपकी जीभ जो है वो ऊपर तालू से टकराती है, तो चा वर्ग आपका तालव्य होता है। पा वर्ग की बात कर लेते हैं तो पा, फा, बा, भा, बार बार आपका जो ओठ है वो आपके यूज में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो पा वर्ग होता है वो आपका ओष्ठ हो जाता है। टा वर्ग की बात कर लेते हैं, टा, ठा, डा, ढा, आपकी जीभ कहां टकरा रही है? मूर्धा से टकरा रही है। सर ये मूर्धा क्या होता है? तो जीभ के जो आपके दांत होते हैं उनके ऊपर जो मसूड़े होते हैं उन्हें हम मूर्धा कहते हैं। अब बोल करके फिर से देखिए, टा, ठा, डा, ढा, तो आपकी जीभ जो है वो मूर्धा से टकरा रही है, इसलिए टा वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं। बाकी आपका बच्चा का रह गया तो का वर्ग को कंठ कहते हैं। ठीक है, का से का वर्ग, का से कंठ, का, खा, गा, घा, आपके कंठ से डायरेक्ट आवाज आ रही है तो वो का वर्ग कंठ हो जाता है। यहां से आपके एक प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, कौन सा वर्ण कौन से मतलब किस टाइप के होते हैं वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ठीक है, अंतस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है? तो आपको बताएंगे कि अंतस्थ ध्वनियां कौन सी हो जाती हैं, वा, बा, रा या फिर ला। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका बी, यानी कि जो बा है वो अंतस्थ नहीं है। सर अंतस्थ ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? तो या, रा, ला और वा, ये 4 ऐसी ध्वनियां हैं जो अंतस्थ ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब इनमें से बा जो है वो इसमें अलग हो गया। तो बा आपका कौन सा वर्ग है? तो बा आपका ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ, बा, बा बोलकर देखिए तो आपके ओठ टकरा रहे हैं। ओठ जो है वो आपका बा वर्ग जो है, बा वर्ण जो है वो ओष्ठ वाले वर्ग से आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपके ये सारे के सारे अंतस्थ हो जाएंगे। तो या, रा, ला, वा जो है वो आपके अंतस्थ होते हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। एक शब्द आपको दिया हुआ है वर्ण, इनमें से 3-4 आपको ऑप्शन दिए हैं। कौन सा ऐसा शब्द है जो वर्ण का समानार्थी या फिर पर्यायवाची नहीं होता है? आइए देख लेते हैं। रंग, जाति, अक्षर या फिर आकाश। चलिए आंसर देख लें। सही आंसर इसका डी, यानी जो आकाश है वो आपका वर्ण का यहाँ पर समानार्थी नहीं होता है। देखिए रंग की बात करें तो श्याम जी जो थे, कृष्ण भगवान, वो श्याम वर्ण के थे, काले वर्ण के थे। वर्ण शब्द अंत में आ रहा है तो वर्ण का मतलब रंग तो होता है, क्लियर हो गया। जाति की बात करते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि इसकी ये जाति है, ये ब्राह्मण वर्ण से है, ये क्षत्रिय वर्ण से है। यहाँ पर भी वर्ण का अपन यूज करते हैं तो जाति भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अक्षर तो अपन पढ़ ही रहे हैं, अभी हमने आपको बताया का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, चा वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, बार बार वर्ण की हम बात कर रहे हैं। तो तीनों तो वर्ण का समानार्थी होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी आकाश है ये वर्ण का समानार्थी नहीं होता है। तो आकाश का क्या होता है? गगन, अंबर, शून्य, अनंत, ये सब आकाश के पर्यायवाची या फिर समानार्थी हो जाते हैं। ठीक है, तो आकाश यहाँ पर वर्ण शब्द का समानार्थी नहीं है, बाकी के तीनों वर्ण शब्द के समानार्थी हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक पैराग्राफ भी हम लास्ट में कराएंगे जो प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, आपके ही एग्जाम में एसएससी जीडी में, वो शब्द की पैराग्राफ हर एक एग्जाम में आता है। चाहे एमपीएसआई की बात कर ले, चाहे यूपीएसआई, लेखपाल, हर एक एग्जाम में पैराग्राफ आता है, तो पैराग्राफ भी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से कौन सा वर्ण सघोष नहीं है? अब यहां पर आपका इसी प्रश्न में सघोष और अघोष दोनों क्लियर हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं। रा, ता, ला या डा, कौन सा वर्ण सघोष वर्ण नहीं?
आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो ता वर्ण है वो आपका सघोष नहीं है। सर सघोष और अघोष बता दीजिए। तो देखिए किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष होता है, ठीक है। तो पहला दूसरा अघोष, बाकी सभी सघोष। एक वर्ग में 5 यहाँ पर वर्ण होते हैं जिनमें पहला दूसरा जो है वो आपका अघोष होता है और अन्य सभी सघोष होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सघोष नहीं है यानी कि अघोष है। और ता वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है, ता होता है, और ता ही यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है। तो जो ता है ना वो आपका सघोष हो जाएगा और आपका आंसर भी यहाँ पर बी यानी कि ता हो जाएगा, ठीक है। तो ता बिल्कुल सही आंसर है। ता था, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों सघोष हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे, और बाकी के सभी जो है वो सघोष हो जाएंगे, ठीक है। सघोष और अघोष आप समझ गए क्या होते हैं सघोष अघोष, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो वर्ण होते हैं वो आपके सघोष होते हैं, और पहला दूसरा जो है वो आपके अघोष होते हैं, और जो आपके या रा ला वा ये होते हैं ये भी आपके सघोष होते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य हमने आपको बता दिया, आपकी जीभ आपके मसूड़ों से टकराएगी तो मूर्धन्य होगा। चलिए बोल करके देख लेते हैं। टा बिल्कुल टकरा रही है, ठा फिर भी हमारी टकरा रही है, डा ये भी हमारी टकरा रही है, लेकिन अड़ा बोलिए, अड़ा 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 बोलने पर हमारी जीभ नहीं टकरा रही, ठीक है। तो अड़ा इसमें से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अड़ा जो है वो हमारा जो है मूर्धन्य नहीं है। तो सर अड़ा कौन सा वर्ण है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि वर्गों में तो आ नहीं रहा है। तो ढा और अड़ा, ये जो नीचे बिंदी लगी रहती है ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है एमपीएसआई में, इनमें से कौन से उच्छिप्त व्यंजन है। तो ढा और अड़ा जो होते हैं जिनके नीचे बिंदी लगी रहती है वो आपके क्या हो जाते हैं, उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां से आपके समास के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। संधि, समास, वर्णमाला, 3 चीज हमने यहाँ पर आज कवर की है, एक पैराग्राफ भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट में आप बताइएगा कि आपके कितने नंबर यहाँ पर आए हैं 20 में से। 5 जो आपके प्रश्न होंगे पैराग्राफ के होंगे और 15 प्रश्न आपके ग्रामर के होंगे, ठीक है। ऐसे ही लगातार हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। कल हम पर्यायवाची एक मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये वाला प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर स्टार्ट हो चुका है। एमपीपीएससी का बेहतरीन हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई थी, वैसे ही हम आपके लिए एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, व्यापम के लेखपाल, पटवारी सभी के लिए हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है क्लासेस, ठीक है। देखिए, जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। सर कैसे, तो चलिए आपको पूरी बातें समझा देते हैं। देखिए, जो आपका अव्ययी भाव समास होता है जैसे कि यथाशक्ति, इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद जो है वो प्रधान होता है। अगर आप यथाशक्ति में से यथा हटा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए तत्पुरुष की बात कर लेते हैं। तो तत्पुरुष में जो है वो आपका उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है, जैसे कि राजा का कुमार। तो जो का कुमार शब्द लगा हुआ है ना, का के बाद में कुमार शब्द, वो आपका उत्तर पद हो जाता है, ठीक है। तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। वहीं दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, तो जो द्वंद्व समास होता है, जैसे कि भाई डैश बहन, माता डैश पिता, इन सब में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, माता भी और पिता भी, बीच में डैश का चिन्ह मिलता है तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। आखिरी बचता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो जिस पद में कोई भी पद प्रधान ना हो, ना तो पहला ना दूसरा, वहां पर तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे कि पीतांबर, पीला है जिनका अंबर अर्थात भगवान विष्णु, तीसरा अर्थ निकला। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर अर्थात भगवान गणेश, यानी अर्थात करके जिनका भी अर्थ निकलता है, यानी कि कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में नंच तत्पुरुष कौन सा होता है। अब ये सब नंच तत्पुरुष क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। रोग मुक्त, राजपुरुष, अभाव या फिर पुत्रहित, बताइए नंच तत्पुरुष इनमें से कौन सा है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि आपका अभाव जो है वो नंच तत्पुरुष हो जाता है। देखिए किसी भी शब्द के आगे ना लग जाए इसका मतलब क्या है, निगेटिव। जहां पर भी निगेटिव आपको देखने को मिले, निगेटिव अर्थ जिसका निकल रहा हो, यानी कि नकारात्मक अर्थ निकल रहा हो, वो आपका नंच तत्पुरुष होता है। जैसे कि अभाव में क्या निकल रहा है, आ शब्द लगा हुआ, यानी नकारात्मक भाव निकल रहा है, इसलिए यहां पर नंच तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपके 15 प्रश्न हो गए। यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। एसएससी जीडी के एग्जाम में ये आया हुआ पैराग्राफ है। आंसर की जो आई थी वहां से हम स्क्रीनशॉट सीधे लेकर के आए हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले एक सरसरी निगाह में पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे, छोटा सा है। किताबें हमारी सबसे अच्छी डॉट 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 हैं। उसके बाद किताबें आत्मा मन के लिए भोजन है। पुस्तकें हमारे दुखों में हमें डॉट 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 दे सकती हैं और जीवन की चिंताओं को भूलने में मदद कर सकती हैं। ये जीवन में डैश का रहस्य दिखाती हैं। ये जीवन में अंधेरे डैश दिखाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि बुराइयों पर अच्छाई की डैश होती है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न तो आपका यहां से क्लियर हो गया पढ़ते ही। बुराइयों पर अच्छाई की क्या होगी? जीत होगी। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका जीत हो जाएगा। एक प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन में क्या भरा जाएगा? तो गद्यांश में ऑप्शन 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? किताबें हमारी सबसे अच्छी डैश क्या होती हैं? दुश्मन होंगी, सहकर्मी होंगी, सहपाठी होंगी या फिर दोस्त होंगी? सीधी सी बात है, दोस्त होती हैं। इसका आंसर दोस्त हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है गद्यांश में और रिक्त स्थान 2 के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो दूसरा पढ़ते हैं। किताबें आत्मा मन के लिए भोजन है। पुस्तकें हमारे दुखों में हमें क्या दे सकती हैं? बताइए क्या देंगी? अशांति देंगी, वेदना देंगी, तकलीफ देंगी या फिर सांत्वना देंगी? तो सही आंसर डी हो जाएगा, सांत्वना देती हैं किताबें हमें। ठीक है, मन शांत हो जाता है पढ़ने के बाद में किताबों को। अगर आप तकलीफ में हैं तो सांत्वना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर सांत्वना भर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में रिक्त स्थान 3 के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो चलिए तीसरा पढ़ते हैं। ये जीवन में डैश का रहस्य सिखाती हैं। ऑप्शन देखते हैं। निष्फलता, सफलता, विफलता या फिर दरिद्रता? तो किताबें हमें क्या देती हैं? निष्फलता देती हैं, सफलता देती हैं, विफलता, दरिद्रता? तो सफलता देती है, आपको पता है, तो इसमें सफलता आ जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, इसको आप बिना पैराग्राफ को पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि इतना सिंपल सा यह आता है, इतने सिंपल ही आते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, गद्यांश में ऑप्शन नंबर 4 के लिए क्या होगा? तो देखिए 4 पढ़ लेते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। ये जीवन के अंधेरे में डैश दिखाती हैं। क्या दिखाएंगी? जीवन के अगर अंधेरा होगा तो किताबें हमको रोशनी दिखाएंगी, सीधी सी बात है। तो रोशनी बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी तो हमने सॉल्व कर ही लिया था कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। डेली आपके लिए हम ऐसे प्रश्न लेकर के आएंगे। बस आपके हेल्प की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका एक और सेगमेंट क्लियर हो जाएगा। यानी कि देखिए कौन सा प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं जिसका जवाब आप देंगे। तो गबन, गोदान, पंच परमेश्वर आदि रचनाओं के रचनाकार कौन है? एक प्रश्न आपसे रचनाओं के भी पूछेंगे। तो 4 चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी एक ही वीडियो में। आज आपकी वर्णमाला हो गई, ठीक है, आपकी संधि हो गई, आपके समास हो गए, एक पैराग्राफ हो गया और एक रचना हो गई। ठीक है, रचना आप सर्च करके बताएंगे, कल हम इसका आंसर बताएंगे। और जो भी लोग यहाँ पर आंसर देंगे उनका नाम कल वाली वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और अगर अभी आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, ये लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। जीएस के लिए भी हम आपको बताएंगे मैथ कैसे सॉल्व करना है, कम समय में मैथ को कैसे सॉल्व करें और रीजनिंग को कैसे चुटकियों में 20 मिनट के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वर्दी मेरी।